जयाचा जनी जन्म नामार्थ झाला, जयाने सदा वासनामात केला. जयांच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती, नमस्कार या ब्रह्मचैतन्य मूर्ती. तुझी हास्य मुद्रा नयनी दिसू दे, तुझे नाम हे प्रेम हृदयी वसू दे. जया वाट चैतन्य ब्रह्मा मिळावे, तेणे दत्ता भय्यांसी नित ते स्मरावे. नमस्कार, मी केतकी साबदे आपणा सगळ्यांचे साता समुद्रापार दत्ता काका यांचे विचार या कार्यक्रमाच्या भाग क्रमांक 3 मध्ये सहर्ष स्वागत करते. आजही आपण जे लोक परदेशामध्ये आहेत आणि काकांच्या विचारांशी कनेक्टेड आहेत अशा लोकांसोबत काकांच्या विचारांची उजळणी करणार आहोत आणि त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की काकांनी त्यांना कसं घडवलं. परमपूज्य काका यांचे विचार नेहमीच प्रॅक्टिकल्स विचार राहिले आहेत आणि ते लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच अनुकरणीय असे विचार आहेत. आणि आजच्या भागामध्ये सुद्धा आपण नवीन वक्त्यांकडून काकांचे विचार जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी उपस्थित सर्व साधकांचे आणि कार्यक्रमामध्ये आपल्या समोर विचार मांडणाऱ्या सर्व वक्त्यांचे सुद्धा मी कार्यक्रमामध्ये खूप मनापासून स्वागत करते. चला तर सुरू करूया आजच्या भागाला. साता समुद्रापार दत्ता काका यांचे विचार या कार्यक्रमाच्या भाग क्रमांक 3. तर सर्वप्रथम मी आमंत्रित करते श्रेया जोशी आणि सानिका उधोजीला. या दोघी संत काका यांच्या नाती आहेत आणि घरातूनच लहानपणापासून त्यांना नामभक्तीचे प्रेम मिळालेलं आहे. परमपूज्य दत्ता काका यांचा सहवास लाभलेला आहे आणि त्यामुळे काकांच्या विचारांचं बालकडू दोघींनाही मिळाले. सानिका ही श्री योगेश उधोजी आणि सौ मुक्ता उधोजी यांची कन्या आहे. तिचे प्राथमिक शिक्षण विलेपार्ले मुंबई येथे झालं आणि रुपाली कॉलेजमधून तिने BA केलं. 2022 साली स्कॉटलंडमधून तिने मास्टर्स केलेलं आहे आणि सध्या नॉर्विच इंग्लंड या शहरामध्ये ती नोकरी करते आहे. तसेच श्रेया जोशी ही मंजुषा आणि प्रशांत जोशी यांची कन्या आहे. त्यांचे मूळ गाव हे यवतमाळ असून तिने तिचे इंजिनिअरिंग हे नागपूर युनिव्हर्सिटीमधून केलेलं आहे. तसेच अमेरिकेमधून MS डिग्री तिने घेतली आहे आणि सध्या शिकागो जवळ स्प्रिंगफील्ड इथे ती सध्या नोकरीला कार्यरत आहे. तर आता आपण सायली आणि श्रेया या दोघींकडून काकांचे विचार जाणून घेऊयात. तर आमंत्रित करते श्रेया जोशी आणि सानिका उधोजीला. नमस्कार. ज्या वेळेला असं कळलं की दत्ता काकांबद्दलचे आपले अनुभव आणि दत्ता काका वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या सांगायचे त्या गोष्टींचा बोध घेऊन आपण आपल्या आयुष्यामध्ये त्या गोष्टी कशा प्रकारे इम्प्लिमेंट करू शकतोय ह्याचा आपला अनुभव व्हिडिओद्वारे शेअर करायचा आहे. त्या क्षणापासून विचार मंथन सुरू झालं की आपण आपला अनुभव शब्दांद्वारे कसा मांडू शकतो. दत्ता काकांबद्दल लहानपणापासून आजोबांकडनं आणि आईबाबांकडनं आम्ही ऐकत आलेलो आहोत की काका वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल काय सांगायचे किंवा आयुष्यातल्या छोट्या किंवा मोठ्या अडीअडचणींना सामना कसा करायचा आपण यावर ते काय गाईड करायचे किंवा इव्हन आनंदाच्या क्षणी कसा साजरा करायचा तो क्षण ह्याबद्दल काकांचं काय मत होतं किंवा अगदी डे टू डे ज्या गोष्टी असायच्या नोकरी शिक्षण किंवा इतरही काही गोष्टी त्यामधनं आपण कसं कठीण रस्ता असेल तर तो नॅव्हिगेट कसा करत जायचा ह्यावर काकांचं काय म्हणणं असायचं. ह्या सगळ्या गोष्टी अगदी लहानपणापासून कानावर पडत आलेल्या आहेत. पण अर्थातच त्या प्रत्येकच वेळेला कळायच्या असं नाही. तर बरेचदा त्यातनं काही कळायचं पण नाही. पण आता मात्र जसं जसं आपण आपल्याही आयुष्यात ज्या काही गोष्टी घडत असतात किंवा इतरांच्याही आयुष्यातनं आपण जे काय समजून घेऊ शकतो त्यावरनं आता हळूहळू
त्या गोष्टींचा संदर्भ कळत जातोय असं. आणि सांगायचं झालं तर आमच्याकडे माझे आजोबा श्री नारायण जोशी आणि माझे बाबा श्री प्रशांत जोशी यांनी प्रल्हाद महाराजांचा अनुग्रह घेतल्यामुळे आजोबांचं आणि बाबांचं आणि अर्थात आमचंही त्यांच्यासोबत बरेचदा साखर खेरड्याला जाणं असायचं. आणि आईकडे माझे आजोबा श्री बल्लाळ संत आणि माझी आई सौ मंजिरी जोशी असे यांनी 1993 साली दत्ताकाकांसोबत यांचा सहवासात आल्यामुळे आणि तिथून पुढे मग बुलढाण्याच्या उपासना मंडळात सहभागी झाल्यामुळे आणि नंतर पुन्हा अर्थातच काकांसोबतचा अनुभव आणि अनुग्रह ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे घरी लहानपणापासून आम्ही रामनामाचं किंवा महाराजांच्या गोष्टी ह्या सगळ्यांचं वातावरण बघितलं आहे. त्यामुळे आपल्याला जितकं त्यावेळेला समजेल किंवा जसं जसं जमेल तसं तसं आपण आईबाबांसोबत रामरक्षेला बसणे किंवा उपासनेमध्ये सुद्धा सहभागी होणे, महाराजांचे इतर पारंपरिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेणे असं सुरू असायचं. त्यामुळे दत्ताकाकांबद्दलचा माझा अगदी मला आवडीने सांगू इच्छिते असा एक अनुभव किंवा आठवण ती म्हणजे काका आमच्याकडे यवतमाळला 2005 साली आले होते पहिल्यांदा. आणि त्यावेळेला त्यांच्याकडनं मी अनुग्रह घेतला होता. तर त्यावेळेला खूप छोटी होते, त्यामुळे आपण अनुग्रह घेतोय म्हणजे काय करतोय ह्याची तेव्हा काही कल्पना नव्हती, काही कळत सुद्धा नव्हतं की आपण अनुग्रह घेणं म्हणजे काय असतं. आणि पुढचे बरीच वर्ष ते कळलं सुद्धा नाही. पण पुन्हा त्यावेळेला सुद्धा असंच की आपल्या परीने आपण घरी जे काय महाराजांचे कार्यक्रम सुरू असतात त्यामध्ये सहभागी होणे आणि आपल्या परीने आपल्याला त्यातनं जे काय कळतंय ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे असं सुरू असायचं. शाळा सुरू असताना घरी असेस्तोवर. तिथून पुढे मग मी कॉलेजला असताना आजोबांसोबत होते, नागपूरला आजोबांकडे होते. तर खरं तर तो माझ्यासाठी खूप छान संधी होती ती त्यावेळेला हे जाणून घेण्याची की आजोबांनी काकांसोबत जो घालवलेला काळ असेल तेव्हा आजोबांचे त्यांच्यासोबतचे अनुभव किंवा इतरही दत्ताकाकांच्या गोष्टी जाणून घेण्याची खरं तर ती माझ्याकडे सुवर्ण संधी होती. पण त्यावेळेला मला ते काही आपल्याच वेगळ्याच एक जगात असल्यामुळे कॉलेज असाइनमेंट्स आणि वेगळंच एक तेव्हा जे आपण बिझी असतो म्हणा किंवा या गोष्टींकडे तेव्हा लक्ष नसतं असं असल्याकारणाने तेव्हा त्या गोष्टी नाही कळाल्या. पण नंतर हळूहळू ते डॉट्स आता जोडले जाऊ शकत आहेत किंवा आजोबा त्यांच्या अनुभवांमधनं काय सांगतात किंवा आई बाबा ज्या दत्ताकाकांच्या गोष्टी अगदी रोजच्या बोलण्यात सुद्धा बरेचदा उल्लेख होतो की बघ काका असं म्हणायचं बरं किंवा नाही काका असं सांगायचे यावर. तर आता त्या गोष्टी पटकन क्लिक होतात की अच्छा असं त्यावेळेला असं म्हणायचे. तर असं आणि असं असतं ना की आपण आईबाबांच्या घरी जेव्हा असतो तेव्हा सरळ सगळं सुखासुखी सुरळीत आयुष्य सुरू असतं आणि खऱ्या आयुष्याची ओळख ही आपल्या घरातनं बाहेर पडल्यानंतर होते. आणि ह्या गोष्टीची मला जाणीव गेले 2.5-3 वर्ष जे मी इथे आहे परदेशात, घरापासनं दूर, आपल्या परिवारापासनं दूर. तर ह्या गोष्टीची अगदी सातत्याने जाणीव होते की अर्थातच सगळ्यांचाच घर म्हणजे कम्फर्ट झोन असतो आणि एकदा का तुम्ही त्या कम्फर्ट झोनमधनं बाहेर पडले की प्रत्येकालाच काही ना काही अपेक्षित आणि अनपेक्षित ज्या काही अडीअडचणींना सामोरं जावं लागतं त्यामधनं कसा मार्ग काढायचा हे आपल्याला एक तो टास्क असतो. तर अशा वेळेला काका काय काय गोष्टी सांगायचे हे अजूनही आईबाबा आम्हाला सगळ्या नेहमीच बोलण्यात एक रिमाइंड करून देतात. तर त्यामधलं एक सगळ्यात मोठं आणि महत्त्वाचं मला स्वतःसाठीचं रिमाइंडर असं वाटतं ते म्हणजे की काका नेहमी म्हणायचे की जी गोष्ट आपल्या मर्जीप्रमाणे होते ती फार छान आणि जी गोष्ट आपल्या मर्जीप्रमाणे होत नाही आहे ती अजून छान, कारण की ती ईश्वराच्या इच्छेप्रमाणे होते. तर हे लहानपणीसुद्धा आई सांगायची.
पण त्यावेळेला ते काही केलं पटायचं नाही. पण आता स्वतःचेच अनुभव जेव्हा आता आठवतात आधीचे, तेव्हा आता ते पटतं आणि अगदी दरवेळेला जर का त्याचा विसर पडत असेल तर स्वतःला आठवण करून देण्याची एक सवय हळूहळू मी करण्याचा प्रयत्न करते. तर ह्याचं अगदी सगळ्यात मला एक आठवणारं आणि अगदी आवर्जून सांगू इच्छिते असं उदाहरण म्हणजे मी इंजिनिअरिंग च्या फायनल इयरला असताना जेव्हा कॉलेजमध्ये प्लेसमेंटसाठी कंपन्या येतात तेव्हा एका कंपनीमध्ये माझा इंटरव्ह्यू झाला होता आणि खूप छान गेला होता तो इंटरव्ह्यू. तर माझी खूप इच्छा होती की त्या कंपनीमध्ये माझं सिलेक्शन व्हावं, कारण की पगार पण खूप चांगला देत होते आणि नाव पण चांगलं होतं कंपनीचं. तर मी तेव्हा महाराजांना खूप कळकळीने प्रार्थना केली होती की महाराज प्लीज माझं इथे सिलेक्शन होऊन जाऊ देत. आणि तिथे नेमकी सिलेक्शन नाही झालं. अर्थातच खूप वाईट वाटलं होतं, पण म्हटलं की चला बघूया पुढे काय होतं आहे ते. आणि पुढच्याच काही दिवसांनी मला IBM कडनं ऑफर आली आणि अर्थातच खूप छान कंपनी होती, त्यामुळे खूप आनंद झाला होता. आणि मग तिथून पुढे IBM सोबतचा प्रवास सुरू झाला. माझी पहिली नोकरी, त्यामुळे ते सगळं सुरू झालं. आणि गेल्या काही वर्षांपूर्वी म्हणजे त्या नोकरीच्या बऱ्याच वर्षांनंतर मला असं लक्षात आलं की बऱ्याच लोकांकडनं ऐकण्यात आलं, ज्या कंपनीमध्ये मला आधी खूप इच्छा होती की माझं सिलेक्शन व्हावं आणि जिथे नाही झालं त्याबद्दल बरेच निगेटिव्ह गोष्टी त्याबद्दल ऐकण्यात आल्या होत्या. आणि म्हणून इतक्या वर्षानंतर मला या गोष्टीचं लक्षात आलं एक की त्यावेळेला महाराजांनी फक्त जी गोष्ट आपल्यासाठी अयोग्य आहे त्यापासून वाचवलंच नाही, तर जी गोष्ट आपल्यासाठी बेस्ट आहे ती घडवून आणली. आणि ही गोष्ट मी स्वतःला नेहमी अगदी आवर्जून रिमाइंड करून देत असते की अगदी थोडा जरी मायनर इनकन्व्हिनियन्स जरी आपल्या आयुष्यात झाला तरी आपण कंप्लेंट करायला लागतो. तर त्या क्षणी एक थांबून फक्त स्वतःला रिमाइंड करवणे असतं की सगळे रिसोर्सेस आपल्यासाठी अवेलेबल असतानासुद्धा कंप्लेंट कमीत कमी होईल तर करायची. अर्थात थोडंफार जे काय सुरू असतं तेवढं आपण आपल्या आईबाबांकडे व्यक्त करतो, मित्रमैत्रिणींकडे, ते एक वेगळा भाग झाला. पण जे थोडं आपल्या मनाविरुद्ध घडत असेल तर थोडासा पेशन्स ठेवून थोडंसं वाट बघावी आणि करतोय देव काहीतरी असं एक स्वतःला रिमाइंडर असतं. आणि अशाच सारखा मला अजून एक माझा अनुभव आवर्जून शेअर करावासा वाटतो, तो म्हणजे कोविडच्या आधी ही पण मी बंगलोरला असतानाची गोष्ट. पहिल्या जॉबसाठी मला बंगलोरला जायचं होतं IBMसाठी. काही काळ मी तिथे होते आणि कोविड अगदी नुकताच म्हणजे सगळीकडे पसरत चालला होता. आणि ज्या एरियामध्ये आम्ही राहत होतो बंगलोरला, तिथे PGवर गर्ल्स हॉस्टेलवर त्या एरियामध्ये 2 केसेस आढळून आल्या होत्या. आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी मिळून ठरवलं होतं की आपण आपापल्या घरी जाऊ एक आठवडा आणि मग पुन्हा परत येऊ. तोवर कदाचित इथलं थोडंसं इथली सिच्युएशन थोडी बरी होऊन जाईल कदाचित. पण माझी तेव्हा जायची अजिबात इच्छा नव्हती, कारण की माझं नवीन प्रोजेक्ट नुकतंच सुरू होणार होतं. म्हणजे सोमवारी माझं प्रोजेक्ट सुरू होणार आणि शनिवारी आमचं असं ठरत होतं सगळ्या मुलींचं की आपण आता जाऊयात. माझी इच्छा नव्हती, त्यामुळे मी ठरवलं की नाही, मी थांबते, ते प्रोजेक्ट एकदाचं मॅनेजरला भेटून येते, कारण मॅनेजरने सांगितलं होतं की तुला सोमवारी यायचंच आहे. मी म्हटलं की इतक्या दिवसांची वाट बघतोय, मी एक्सायटेड आहे या गोष्टीसाठी, तर चला एकदा आपण मॅनेजरला जाऊन येऊ, भेटून येऊ, मग पुढचं बघू की घरी जायचं असेल तर. पण मैत्रिणींनी पण तेव्हा म्हटलं की अगं एकटी काय थांबते इथे, चल, अगदी आठवड्याभराचीच गोष्ट आहे, आपण येऊन जाऊ परत. आणि त्यावेळेला महाराजांनी मला ही सद्बुद्धी दिली की तू जा घरी सध्या, बघू नंतरचं. आणि मी त्यावेळेला घरी निघून आले, अगदी तात्काळचं तिकीट करून ट्रेननी, आम्ही सगळ्या मुली. आणि घरी आल्यानंतर मी एका आठवड्याच्या आत लॉकडाऊनचं डिक्लेरेशन झालं. ज्या क्षणी लॉकडाऊनची घोषणा झाली, न्यूजवर आम्ही सगळे ऐकत होतो, त्या क्षणात माझ्या मनात विचार आला त्या क्षणाला की
अरे बापरे, बरं झालं आपण घरी निघून आलो, नाहीतर तिथे थांबावं लागलं असतं. आणि अर्थात त्यावेळेला आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना असं वाटलं होतं ना की लॉकडाऊन काही महिने चालेल, कदाचित काही वर्षभर चालेल किंवा थोडंसं अजून काळ. पण त्यावेळेला पहिली लाट, दुसरी लाट असं ते होतच गेलं आणि लॉकडाऊनचा काळ बराच त्यावेळेला भरपूर मोठा होऊन गेला होता. त्यामुळे तिथून पुढचा प्रत्येक दिवस मी महाराजांना अगदी थँक्यू म्हणायचे की मला त्या दिवशी तुम्ही ही सुबुद्धी दिली की घरी जायचं आहे. नाही तर पुढचं वर्षभर मी हॉस्टेलवर अडकून राहिले असते. साधारण माझी एक मैत्रीण तिथे अडकली होती, एक किंवा दोघी. त्यांनाही त्यांच्या घरच्यांनी घरी त्यांना घेऊन येण्यामध्ये चांगलीच त्यांना बऱ्याच प्रॉब्लेम्स झाले. अर्थात म्हणजे प्रत्येकालाच जगभरात सगळ्यांवर ही परिस्थिती ओढावली होती आणि आपल्याही पेक्षा खूप खडतर ज्यांचे आयुष्याचे म्हणजे अगदी रोजचं आयुष्यच ज्यांचं खूप खडतर असतं त्यांचे तर होतेच, म्हणजे खूपच प्रॉब्लेम्स त्यांना फेस करावे लागले. पण हे अगदी मी बघण्यातलं उदाहरण म्हणजे की त्या मैत्रिणी कशा तिथे अडकून पडल्या आणि मग नंतर त्यांना बराच प्रॉब्लेम फेस करावा लागला. आणि त्यावेळेला मी एक ऐकलं विचार आणि निघून आले. तर हे किती महत्त्वाचं होतं त्या काळात. खरं तर आपण आपल्या सगळ्या फॅमिलीसोबत असणं आणि आपण तिथे असू शकलो तर ही केवळ महाराजांच्या त्यावेळेच्या इच्छेमुळे आणि कृपेमुळे झालं असं. तर अजूनही आजही आयुष्यात कोणत्याही छोट्यातल्या छोट्या किंवा मोठा काही असा काही प्रॉब्लेम झाला तर ह्या गोष्टीकडे वळून बघताना असं वाटतं की नाही ठीक आहे, थांबूयात थोडं, होईल सगळं व्यवस्थित असं. आणि खरं तर अजून म्हणजे हे प्रॉब्लेम्स किंवा काय म्हणतात त्याला, प्रॉब्लेम्समधून आपल्याला कसं महाराजांनी काढून आणलं किंवा त्या प्रॉब्लेम्सला आपल्यापर्यंत पोचू नाही दिलं, असे हे 2 उदाहरणं होते. अजून मला 2 उदाहरणं याबद्दलचे सांगावेसे वाटतात. ते म्हणजे महाराजांच्या परिवारातले जे लोक आहेत ते आपल्या मदतीसाठी कधी पण कसे तत्पर असतात किंवा केवळ या एका कडीने जे आपण सगळे जोडलो गेलेलो आहोत की दत्ता काकांचे फॉलोअर्स म्हणून, तर ह्यामधनं कसे आपल्याला महाराजांचे लोक मदत करायला म्हणून अगदी आपुलकीने मदत करायला म्हणून तयार होतात किंवा महाराज तसं सगळं घडवून आणतात. ह्याचं एक उदाहरण म्हणजे बंगलोरचंच मला द्यावंसं वाटेल. ते म्हणजे मी आणि आईबाबा पहिल्यांदा नोकरीसाठी माझ्या बंगलोरला हॉस्टेल आणि बाकी सगळं बघायला जाणार. ही कोविडच्या आधीची गोष्ट, 2019ची. बंगलोरला गेलो होतो. तर काही दिवस, एक 3-4 दिवस आम्ही बघत होतो, तिथे शोधत होतो, पण काही होत नव्हतं. एकतर नवीन शहर आणि भाषेचा थोडाफार प्रश्न. पण अशा सगळ्या गोष्टी तिथे प्रयत्न सुरू होता आमचा सेट करायचा, पण ते काही होत नव्हतं. तर त्यावेळेला आजोबांनी सांगितलं की आपल्या दत्ता काकांच्या परिवारातले तिथे एक फॅमिली असते, तुम्ही त्यांना एकदा रीच आऊट करा, तुम्ही त्यांना एकदा त्यांच्यासोबत कॉन्टॅक्ट करा, कदाचित ते तुम्हाला काही मदत करू शकतील. आणि तसं आम्ही मग सबनीस काका आणि काकू यांना कॉन्टॅक्ट केला. आणि त्यांनीसुद्धा अगदी आम्ही दत्ता काकांच्या परिवारातले आहोत बा केवळ या एका गोष्टीवर त्यांनी अगदी आम्हाला घरी बोलवलं आणि आम्ही त्यांच्याकडे एक रात्री त्या दिवशी मुक्काम केला. आणि त्यांनी आम्हाला बाकीचंही बरंच गाईड केलं की बंगलोरचा कोणता एरिया चांगला आणि बाकी महत्त्वाच्या काही गोष्टी अशा. आणि मग पुढे त्यांच्यासोबत मला बंगलोरच्या उपासना मंडळामध्ये सुद्धा एकदा सहभागी होता आलं त्यांच्यासोबत. तर असं हे सुद्धा केवळ याच कारणामुळे की आपण सगळे एका या गोष्टीमुळे जोडलो गेलो आहे आणि म्हणून किती म्हणजे तत्परतेने किंवा किती अगदी तातडीने कोणीतरी आपली मदत करावी ह्याचं एक हे उदाहरण. आणि अगदी तसंच मला अजून एक उदाहरण द्यावंसं वाटेल. ते म्हणजे मागच्या वर्षी मला काही गोष्टींबद्दल माहिती हवी होती, त्यामुळे मी धारवाडकर काकांना मेसेज केला
आणि त्यांनीसुद्धा अगदी तातडीने आणि अगदी आवर्जून सगळ्या गोष्टी मला त्यावेळेला त्या गोष्टींची माहिती दिली आणि अगदी फॉलोअपसुद्धा घेतला बऱ्याच दिवसानंतर, बऱ्याच दिवसांपर्यंत. तर हे सुद्धा म्हणजे किती कोणीतरी आपुलकीने आपल्यासाठी असं करावं, मदत करावी, तर ही सुद्धा केवळ ह्याच गोष्टीमुळे की आपण सगळे महाराजांच्या परिवारातले आहोत. खरं तर काका किती मोठे आणि त्यांच्या सगळ्या आयुष्यामधनं तेवढा तो वेळ काढून त्यांनी असं हे करणं, मदत करणं सुद्धा ती किती मोठी गोष्ट आहे खरं तर असं. आणि हे झाले महाराजांबद्दलचे किंवा आपल्या या परिवाराबद्दलचे माझे 2 अनुभव. आणि इतरही जे काय आयुष्यात बाकीचे प्रॉब्लेम्स सुरू असतात किंवा आयुष्यातल्या छान पण ज्या काही गोष्टी असतात त्याबद्दलचे काय म्हणतात त्याला, त्याबद्दल काकांच्या ज्या काही गोष्टी असायच्या त्या अजूनही आई आणि बाबा त्यांच्या अनुभवांमधनं ज्या काही शेअर करत असतात ते पण आम्हाला खूप म्हणजे गमतीशीर पद्धतीने सुद्धा जे काका काही गोष्टी सांगायचे की आता यंग जनरेशन आहे, काही गोष्टी तुम्हाला कशा पटवून त्यांनी द्याव्या, तर तुम्ही हे आपापल्या मनाला सांगा की अच्छा ही गोष्ट तुमच्या मनासारखी घडत नाही आहे का, तर तुमचे सगळे हातपाय मारून झाल्यानंतर, तुमची सगळी धडपड करून झाल्यानंतर सुद्धा जर का ते तुमच्या इच्छेप्रमाणे घडत नाही आहे तर ते आता तुम्ही महाराजांच्या इच्छेप्रमाणे होईल ते त्यांच्यावर सोडून द्या. पण आता तुमची जी चलबिचल होते आहे मनाची किंवा तुमचं जे मन अस्थिर आहे किंवा अरे हे तर हे कसं ॲक्सेप्ट करणार, तर ते आपल्या मनाला ती गोष्ट त्या गोष्टीची सवय करून देण्यासाठी किंवा आपल्या मनाला ते कन्व्हिन्स करून देण्यासाठी म्हणा, हे वारंवार म्हणा. तुमच्या मनाला सतत ती एक रिमाइंडर देत राहा आणि मग ते बरोबर ॲक्सेप्ट करेल मन. अशा काही गमतीदार गोष्टी आई मला सांगते की त्या जेव्हा आई आणि मावशी माझ्यापेक्षाही खूप वयाने लहान असताना कसे काही दत्ता काकांसोबतचे त्यांचे संवाद किंवा काही गमतीदार किस्से असे खूप सांगते. तर हे ऐकून आपल्याला असं वाटतं की म्हणजे काका खरं तर जे सगळ्यांचं आयुष्य आहे ते जसं आहे तसं एक सोप्या पद्धतीने त्याला त्यामधनं आनंद असो किंवा दुःख या दोन्ही वेगवेगळ्या क्षणांमधनं आपण कसं काय त्यामधनं नॅव्हिगेट करू शकतो किंवा कसं इझिली त्यातनं आपला वे आऊट किंवा मार्ग काढू शकतो हेच तेव्हा सांगायचे. आणि अगदी महाराजांचं जे पुस्तक आहे, महाराजांची प्रवचने, तर ते बाबा अजूनही जे काय ते वाचतात त्यामधनं आम्हाला बरेचदा अगदी लहानपणी पण आणि आत्ताही कधी त्यातनं काही शब्द कळत नाहीत, मग कठीण असतात अगदी शब्द, तर त्याचं कळत तर नाहीच आणि आपण त्याचं आपल्यासाठी काय संदर्भ लावू शकतो आपल्या आयुष्यात हे पण नाही कळत, तर ते बाबा अगदी सोपं करून आम्हाला अजूनही सांगतात. आणि इव्हन आजोबासुद्धा नेहमी म्हणतात की दत्ता काका यांचं शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी किंवा तुम्ही जे काय काम करता आहे त्याच्यावर त्यांचा नेहमीच फोकस असायचा किंवा प्रोत्साहित करायचे ते नेहमीच शिक्षणासाठी किंवा कोणतंही काम की त्यांचं म्हणणं असायचं की जे करताय ते निष्ठेने करा आणि ते अगदी पूर्ण डेडिकेशनने करा. तर बरेचदा मला असं अजूनही होतं की आता किती काळ झाला घरापासून इतकं दूर आहे आणि बराच काळ घरी जाता नाही आलं, भेटता नाही आलं, तर एक ते गिल्ट मनात असतं की आपण किती दूर आहोत आईबाबांच्या, परदेशात आहोत, पटकन जाता येत नाही. तर ह्या गोष्टीचं जे गिल्ट होतं ते काका सांगायचे की म्हणजे शिक्षण हे प्रायोरिटी किंवा नोकरी करताय ना तर ते काम अगदी निष्ठेने करा. त्याच्यात तुम्ही काही म्हणजे नेग्लिजन्स असता कामा नये. तर ज्या कामासाठी गेले आहात किंवा जे काम हाती घेतलं आहे ते व्यवस्थित करायचंच. तर ही एक गोष्ट स्वतःला आठवून देऊन ते गिल्ट थोडंसं कमी होतं किंवा आपण एक स्वतःचंच लक्षात येतं की अच्छा आपण ज्या करण्यासाठी इथे आहोत किंवा जे करण्यासाठी इथे आलो आहे ते आपण अगदी आवर्जून आणि व्यवस्थित करायचे आहे असं. तर असे भरपूर काय स्वतःचे आणि जास्तीत जास्त करून आईबाबांचे
आणि आजोबांनी सांगितलेले अनुभव काकांसोबतचे हे आम्ही ऐकत असतो. आणि अनुग्रह म्हणजे काय हे जेव्हा लहानपणी कळलं नाही, ते आता कदाचित थोडासा त्याचा अर्थ हाच मला असं वाटतं की अनुग्रह म्हणजे आपण आपल्या परीने जे आपल्यासाठी आणि आपल्यांसाठी करता येईल ते करणे, आणि त्याच्यावर बाकी सगळं महाराजांच्या हातात, त्याच्यावर बाकी सगळं काका करतील, किंवा हे सगळं आपण त्यांच्याकडे सोपवायचं, असा याचा कदाचित मी अर्थ काढला. तो मला शेअर करावासा वाटला. अर्थात ह्याच्या व्यतिरिक्त खूप मोठा आणि खूप गहन अर्थ असणारच, पण मला आत्तापर्यंत कळलेला हा. तर असे माझे सगळे वेगवेगळे छोटे मोठे थोडेफार अनुभव, आणि हे सगळे मी आता जे सांगितले ह्यातनं बरेचदा असंही होतं की आयुष्यात छोटे किंवा मोठे प्रॉब्लेम्स आले की आपणच विसरून जातो की अरे असं आपण असा अप्रोच ठेवू शकतो, बरं पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवू शकतो, पण आपण ते विसरून जातो. मग अशा वेळेला आईबाबा ह्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा आपल्याला आठवण करून देतात या सगळ्या गोष्टींची, की कसं अशा परिस्थितीत जर का आपण काकांना हे सांगितलं असतं तर त्यांनी काय आपल्याला यावर सल्ला दिला असता हे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण सतत आपल्याला वारंवार आठवण करून देणे स्वतःला, आणि पुढे पुन्हा त्यातनं काही ना काही शिकत राहणे, असं प्रवास सुरू असतो. आणि हे सगळं सांगून मी माझं कथन इथेच थांबवते, आणि तुम्हा सगळ्यांना हे सगळं ऐकल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. जय श्रीराम. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमस्कार, माझं नाव सानिका उधोजी. मी सध्या नॉरिच, इंग्लंडमध्ये राहते. माझा दत्तकाकांशी डायरेक्ट बोलणे किंवा गप्पा झाल्या ते फार काही लक्षात नाही, कारण तेव्हा मी फक्त 10-12 वर्षांची असेल. परंतु दत्तकाकांचे विचार आई बाबा आणि माझे आजोबा, ज्यांना तुम्ही सगळे संत काका म्हणून ओळखतात, त्यांच्याकडून नेहमीच कानावर पडत असेल. मी सध्या UKच्या नॅशनल हेल्थ सिस्टम म्हणजेच NHS मधल्या सायकियाट्रिक डिपार्टमेंटला जॉब करते. ज्या हॉस्पिटलमध्ये मी काम करते तिथे सायकियाट्रिक ट्रीटमेंटसाठी पेशंट्स ॲडमिट असतात. त्यांची इंटिग्रेटेड आणि सायकियाट्रिक ट्रीटमेंट द्यावी लागते. माझे हे काम मला मनापासून आवडते, कारण आपण केलेल्या मदतीमुळे कोणाच्या तरी आयुष्यावर पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट होणार आहे, ही भावना मनाला समाधान देणारी आहे. परंतु काही वेळा त्या पेशंटचे अनुभव आणि त्यांची अवस्था पाहून माझेही मन फार डिस्टर्ब होते, आणि मग इथेच मला दत्ताकाकांचे सूत्र स्विच ऑन अँड स्विच ऑफ इज द की टू हॅपीनेस याचे महत्त्व कळते. फॉर मी स्विच ऑन मीन्स फुली प्रेझेंट अँड फोकस ड्युरिंग वर्क. माझ्या हॉस्पिटलमधील पेशंट्सची योग्य आणि उत्तम काळजी घेणे, ज्यामुळे त्यांना बरं वाटेल आणि ते पटकन रिकवर होतील. घरी आल्यावर मग मी काकांच्या सांगण्याप्रमाणे स्विच ऑफ म्हणजे काय हे समजण्याचा प्रयत्न करते. त्याकरिता मी स्वतःला छोट्या गोष्टींमध्ये रमवते. फॉर एक्झाम्पल, कुकिंग माय फेवरेट मील, रीडिंग अ बुक, और डूइंग समथिंग दॅट इज मीनिंगफुल टू मी. बाय डूइंग दिस आय एम एन्श्युरिंग दॅट आय कॅन रिटर्न टू वर्क विथ रिन्यूड एनर्जी अँड फोकस फॉर द नेक्स्ट डे. हे जसे जॉबला अप्लाय होते, तसेच मी जेव्हा एडिनबरा युनिव्हर्सिटीला शिकत होते तेव्हा पण उपयोगी पडायचं. While studying, switch on means fully immersing in the learning process. That is, being attentive during lectures, engaging and dedicating focused time to research and studies. असा एकाग्रतेने मन लावून अभ्यास करण्याचा फायदा निश्चितच मला चांगले मार्क मिळून सिद्ध झाला. परंतु अभ्यास एवढेच पुरेसे नसते. What is equally important during the focus and dedicated studies is the ability to switch off. Assignment submissions, deadlines आणि अजून अकॅडमिक प्रेशर या सगळ्यांमध्ये स्विच ऑफ होण्यासाठी मुद्दामून ठराविक वेळ स्वतःसाठी काढला. I used to go on walks, spend time doing hobbies, or just talking to my friends at the end of the day. हायर एज्युकेशन घेणाऱ्या, घरापासून, आई वडिलांपासून आणि आपल्या देशांपासून दूर शिकणाऱ्या सर्व मुलांना मी सांगू इच्छिते की स्टुडंट्स कॅन अवॉइड बर्नआउट अँड रिटर्न टू देअर स्टडीज विथ रिफ्रेश्ड एनर्जी, शार्पर फोकस अँड अ मोर पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड. धिस बॅलन्स नॉट ओनली फॉस्टर्स अकॅडमिक सक्सेस बट प्रमोट्स ओव्हरऑल हॅपीनेस. लहानपणी
लहानपणी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये आजोबांकडे म्हणजेच संत काकांकडे मी, माझे भाऊ बहीण, मावस भाऊ बहीण एकत्र जमायचो. तेव्हा आजोबा, आई व मावशी यांच्या बोलण्यातून दत्ता काकांचे विचार कानावर पडायचे. दत्ता काकांच्या व महाराजांच्या आठवणी ऐकता ऐकता आम्ही सगळे मोठे झालो. आजोबा तर आमच्यासाठी एकदम आयडल आहेत. ऑलवेज कूल, काम अँड हॅपी इज हिज वे ऑफ लाईफ. एंटायर कोविड एरा म्हणजे 2.5 इयर्स ते एकट्याने राहिले, पण कधीही त्यांनी कंप्लेंट केल्याचे मी ऐकले नाही. डोंट वरी, बी हॅपी ही काकांची पंच लाईन आजोबा शब्दशः जगतात. आजोबांची व दत्ता काकांची एक आठवण मला सांगायसारखी वाटते. या प्रोग्राममध्ये बोलण्यासाठी मी नोट्स बनवत होते तेव्हा माझ्या आईने मला एक स्पायरल बाइंडेड साधारण 200 पेजेसचे बुक दिले. यात आजोबांनी काकांसोबत असताना लिहिलेले सर्व विचार संकलित केलेले आहेत. मी फार लहान होते, पण माधवनगरला बापूगाव कुलकर्णींकडे संध्याकाळी गेलो होतो. आधी मावशी व नंतर आईला छान पाटावर बसवून आजोबांनी सर्वांसमोर हे पुस्तक दत्ता काकांनी द्यायला लावले. त्यावेळी दत्ता काका व सर्व मंडळी श्रीराम जयराम जय जयराम असा गजर करत होते. आता माझ्या आईने हे पुस्तक मला दिले, म्हणजेच विचारांचे धन आमच्यासाठी जनरेशनल वेल्थ आहे. काकांमुळे आधी आजोबांकडे, आजोबांकडून आईबाबांकडे आणि आता आम्हाला दिली. माझ्या आईबाबांसोबत दत्ता काकांना भेटण्यासाठी मी नेहमी जात असे. मुंबईत गोरेगावला काकांच्या भेटीला आम्ही जायचो, पण त्याशिवायही नागपूर, पुणे, नाशिक आणि अर्थातच बुलढाण्याला गेल्याचे मला आठवते. काकांसोबतचे हे सेशन्स मला पूर्ण आठवत नसतील, परंतु एक गोष्ट माझ्या मनावर खोलवर रुजली ती म्हणजे सर्वांशी झालेली फ्रेंडशिप. तिथे जमलेले सर्वजण एकामेकांशी फार आपलेपणाने वागतात. सेन्स ऑफ कम्युनिटी नकळत डेव्हलप होते. तिथे घडलेले प्रत्येक गोष्टी, जसे की सर्वांसोबत मिळून रामरक्षा म्हणणे, जेवताना श्लोक म्हणणे, सर्वांनी मिळून एकत्र काम करणे, एक दुसऱ्यांची मदत करणे, या सगळ्या गोष्टी लर्निंग प्रोसेस होत्या माझ्यासाठी. स्ट्रॉंग टीमवर्क, काइंडनेस अँड द व्हॅल्यू ऑफ कंट्रीब्युटिंग टू अ कम्युनिटी हे सगळे मला तिथे शिकायला मिळाले. Looking back, these sessions were more than just a routine or tradition. They were formative experiences that have shaped my outlook on life and relationships. They instilled in me a sense of belonging, the joy of giving, these lessons which continue to resonate with me even today. दत्ता काकांचे आणखीन एक वाक्य मला फार आवडते. काका सांगतात, नॉन टीचिंग इज ऑल्सो टीचिंग. म्हणजे आपण शिकत नसतानाही सतत शिकत असतो. When I first moved to the UK for my master's, I quickly realized how much the community around me contributed to the non-teaching moments of my life for both learning and growth. For example, एडिनबरामधील माझ्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये स्कॉटिश लोकांशी बोलताना त्यांचे कल्चरल नुआन्सेस शिकायला मिळाले. शिवाय मला इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनचे इम्पॉर्टन्स सुद्धा कळले. तिथल्या कॅफेमध्ये जेवणाची ऑर्डर देणे असो किंवा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरणे असो, या सगळ्यांमुळे मला तिथली संस्कृती आणि सामाजिक चालीरीती सहज शिकता आल्या, ज्या मला कोणत्याही पुस्तकातून किंवा फक्त लेक्चर अटेंड करून कळल्या नसत्या. Living away from home also meant facing challenges that tested my resilience and problem-solving skills. एकीकडे घरातील सर्व कामं करणे, स्वतःसाठी स्वयंपाक करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे सर्व खर्च ठरलेल्या बजेटमध्ये सांभाळणे, हे सगळे नॉन टीचिंग मोमेंट्स मला व्यक्ती म्हणून घडवत होते. यातून माझा पेशन्स वाढला. छोट्यातील छोटी गोष्ट बारीकाईने तपासण्याचे कौशल्य तेव्हा मी शिकले. या सगळ्याचा फायदा मला पर्सनल लेव्हलवर झालाच, पण प्रोफेशनल लेव्हलवर नक्की झाला. सध्याच्या माझ्या NHSच्या जॉबमध्ये सुद्धा नॉन टीचिंग मोमेंट्स बऱ्याचशा गोष्टी शिकवून जातात. सध्या पेशंटशी बोलताना ते बऱ्याचदा स्वतःच्या वैयक्तिक कथा शेअर करतात. त्यावेळी माणुसकीच्या नात्याने शांतपणे ऐकणे, त्यावर रिॲक्ट न होणे, या सगळ्यात स्वतःच्या भावनिक लवचिकतेची परीक्षा असते.
These moments remind me that teaching and learning can happen anywhere, often in the most unexpected ways. माझ्या आत्तापर्यंतच्या प्रवासावर विचार करताना मला जाणवते की स्विच ऑन अँड स्विच ऑफ आणि नॉन टीचिंग इज ऑल्सो टीचिंग या दत्ता काकांच्या सूत्रांनी माझ्या आयुष्यावर फार खोल प्रभाव टाकला आहे. They have taught me to embrace every challenge, interaction, and the moment of adaptation as opportunities to grow, not just as a professional, but as an individual who is navigating life far from home. Thank you. वा. सानिका आणि श्रेया, खूप छान तुम्ही आज आमच्यापर्यंत काकांचे विचार पोहोचवले आणि अशीच तुमची खूप प्रगती होत राहो हीच काकांच्या चरणी प्रार्थना करते आणि खूप खूप धन्यवाद आज आमच्यासोबत जॉईन झाल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. यानंतर आपण अनुभव कथन ऐकणार आहोत ते म्हणजेच रुचिरा करंदीकर यांच्याकडून. रुचिरा करंदीकर ह्या मध्य प्रदेश येथील रवी दाते यांच्या कन्या आहेत आणि त्यांनी MBA पर्यंतचे शिक्षण घेतलेले आहे. 2004 साली त्यांना काकांचा अनुग्रह मिळाला आणि काकांचा त्यांना खूप सहवास लाभलेला आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून ते अमेरिकेतील शिकागो या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत आणि आपण त्यांच्याचकडून जाणून घेऊयात की काकांनी त्यांना कसं घडवलं आणि काकांचे विचार आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. आमंत्रित करते रुचिरा करंदीकर यांना. जय श्री राम, जय गणेश. आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार. आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में खुश हैं. और तो आज का ये जो वीडियो है ये दत्ता काका की अच्छी यादें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी. मेरा नाम मिसेस रुचिरा करंदीकर है और मैं अभी फ़िलहाल अमेरिका में रहती हूँ. मेरी फैमिली के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी. मेरी फैमिली में मेरी एक बेटी जो भी 12 साल की है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और मेरे हस्बैंड IT कंपनी में जॉब करते हैं. उनका नाम सौमित्र करंदीकर है और मेरे पापा का नाम मिस्टर रविंद्र कुमार दाते, मैं उनकी बेटी, और मेरी मम्मी का नाम मिसेस रश्मि दाते और मेरी एक बहुत प्यारी स्वीट बहन उसका नाम रचना जोशी. सो इस तरह से आज हम शुरू करते हैं दत्ता काका की अच्छी यादों के बारे में. उनसे जुड़ी हुई अच्छी यादें हैं उनके बारे में मैं आपको सब बताना शुरू करती हूँ. और जैसे कि मैंने अपने सामने एक पेपर पे सब लिख के रखा हुआ है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं आप सभी के साथ शेयर करना. मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप वो लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दत्ता काका की. पहले मैं महाराज का नाम ले लेती हूँ. श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सचितानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय. नाम योगी श्री दत्ता भैया महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरुनाथ महाराज की जय. सो अब हम शुरू करते हैं दत्ता काका की जो अच्छी मेमोरीज हैं उनके बारे में मैं आपको सब बताऊंगी. तो सबसे पहले मैं मेरे पिताजी से जो उनका अनुभव रहा है दत्ता काका के साथ वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी. तो मेरे पिताजी सन 2000 में उनसे मिले और वो शुरुआत कैसे हुई कि 2000 में तब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और तब मेरे पापा को अचानक उनको ऐसा ख्याल आया कि मुझे दत्ता काका से मिलना चाहिए क्योंकि पागे काका ने दत्ता काका के बारे में काफ़ी बातें बताते थे और जब के बारे में बातें करते थे, उपासना होती थी. तो मेरे पापा को लगा कि दत्ता काका से मिलना चाहिए. और क्योंकि वो उस टाइम कलकत्ता में रहते थे, कलकत्ता में उनका जॉब था दत्ता काका का, तो मेरे पापा ने सोचा कि मैं छुट्टी लेके मैं कलकत्ता जाके उनसे मिल के आता हूँ. तो तब मेरे पापा ने अपने बॉस से पूछा कि क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ. तो उनके बॉस ने कहा कि आप छुट्टी पे क्यों जा रहे हो, आप लाइक एज अ ट्रिप आप कर सकते हैं, तो ऑफिशियल ट्रिप तब आप कलकत्ता जा सकते हैं. तो मेरे पापा ने फ़ोन लगाया दत्ता काका को उनके घर पे.
तो काका ने फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार फ़ोन लगाया तो तब, लेकिन काका ने फ़ोन नहीं उठाया, शायद तो किसी काम में व्यस्त होंगे काका। फिर मेरे पापा के ऐसे 2-3 दिन बीत गए। फिर से उनको उनके बॉस ने बुलाया और बोला कि वो थोड़े नाराज़ हो गए, बोले कि अरे आप कलकत्ता गए नहीं अभी तक, आपको जाना चाहिए। तब फिर मेरे पापा ने ट्रिप जो उनका ऑफिशियल टूर था वो किया, उन्होंने अपना टिकट कंफर्म किया आने का और जाने का। और फिर मेरे पापा जब जाने के पहले, घर से निकलने के पहले, उन्होंने महाराज से प्रार्थना की थी कि महाराज मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तो चूंकि मेरे पापा का ऑफिशियल काम भी था और दत्ता काका से तो उनका पहले था कि नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे दत्ता काका से मिलना है। तो मेरे पापा ने मन ही मन महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी दत्ता काका से भेंट जरूर होनी चाहिए। तो उन्होंने मन में कहा ये बात। और फिर तब पापा मेरे पहले सारणी से नागपुर गए और फिर नागपुर से वो बाई ट्रेन कलकत्ता गए। तो वो दूसरे या तीसरे दिन वो कलकत्ता पहुंचे तो सुबह 4 बजे पहुंचे वो। और फिर उन्होंने होटल बुक किया था पहले से, वहाँ पे वो उन्होंने स्टे किया, अपना काम किया ऑफिस का। और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फोन लगाया दत्ता काका को वापस से घर में। तो काका ने तब फोन नहीं उठाया। तो पापा को लगा शायद तक ऑफिस में होंगे, तो पापा ने फोन लगाया उनके ऑफिस में और पूछा। तब उनके प्यून ने फोन उठाया, तो वो बोले कि नहीं अभी तो मिस्टर कुलकर्णी जी यहाँ पे है नहीं, वो किसी काम से बम्बई गए हैं और कल आ जाएंगे, और कल नहीं आए तो परसों जरूर आ जाएंगे। तो पापा को लगा अच्छा काका कहीं बाहर काम से गए हैं। तो इस तरह मेरे पापा ने वहाँ पे सारा दिन काम किया कलकत्ता में। और वो जनरल ऐसे टहल रहे थे। जब उनका काम पूरा हो गया था उसके बाद कलकत्ता में ऑफिस का काम, तो उन्होंने अगले दिन सुबह फिर से फोन लगाया काका को कि क्या पता काका आ गए हो। तो फोन लगाया पापा ने, तो दत्ता काका ने फोन उठाया और पापा बहुत खुश हो गए कि अरे वाह काका को फोन लगाया, काका ने फोन उठा लिया। तब पापा ने कहा उनसे कि दत्ता काका मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलने ही आया हूँ कलकत्ता, तो क्या आपसे मुलाकात हो सकती है, आपसे भेंट हो सकती है। तो काका ने कहा था हाँ अभी तो खैर मैं बस अभी फ्लाइट से आया हूँ, मैं बम्बई से बस अभी आया हूँ और मेरी 3 बजे एक मीटिंग है, तो आप 3:30 तक मुझसे मिलने आ जाइए, तब तक मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो पापा बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत क्यूरियस थे उनसे मिलने के लिए। तो तब मेरे पापा 3:30 के पहले पापा 3 बजे ही पहुंच गए थे ऑफिस, क्योंकि पापा को बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे जल्द से जल्द काका से मिलने का मौका मिले। तो पापा ने उनको, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत पसंद था, दत्ता काका को डिसिप्लिन में रहना उनको बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे पापा ने प्यून को बोल के एक स्लिप पे अपना नाम लिख के बोला कि आप मेरे नाम की स्लिप अंदर आप रख के आ सकते हैं क्या। और वो कहीं पता नहीं उसने वो ली नहीं ली, वो कहीं चला गया, तो पापा के नाम की स्लिप अंदर तक गई नहीं। तो पापा को लगा पता नहीं काका से मुलाकात होगी कि नहीं, वो प्यून ने तो स्लिप अंदर रखी नहीं है। फिर उसके बाद पापा ने धीरे से दरवाजा खोल के देखा उनके ऑफिस में कि काका अंदर बैठे हैं क्या, धीरे से देखता हूँ। तो पापा ने दरवाजा खोल के देखा, तो तुरंत फिर काका ने बोला कि अरे दाते साहब आप अंदर आ जाइए। तो मेरे पापा को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि पापा को लगा कि मैंने तो कभी देखा, मतलब दत्ता काका ने मुझे कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने उनको, मतलब उनका फोटो देखा है, तो मैं उनको पहचान सकता हूँ कि हाँ ये दत्ता काका है। तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं बाहर खड़ा हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि मेरी उनसे बात हुई थी, उन्हें आइडिया था कि मैं उनसे मिलने आने वाला हूँ, क्योंकि मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, आज सुबह ही बात हुई थी 11 बजे के आसपास। तब फिर मैं उनसे मिलने गया उनके रूम में, और फिर उन्होंने अपने प्यून को बुलाया और बोले कि अब अभी 1 घंटे तक मुझे कोई भी अंदर कमरे में नहीं चाहिए, 1 घंटे तक आप किसी को मत भेजना, मैं दादा साहब के साथ 1 घंटा मुझे टाइम स्पेंड करना है। फिर काका ने बाबा के साथ टाइम स्पेंड किया 1 घंटा, और जब 1 घंटा हो गया उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि दत्ता काका मुझे आपके चरणों में अपना सिर रखना है, मुझे आपको नमस्कार करना है,
क्योंकि ये ऑफिस है तो मुझे पता है आपको ऑफिस में ये सब ऐसे करना आपको पसंद नहीं है कि मैं आपके चरण छूं ये सब, तो क्या मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूँ? तो काका ने कहा कि अरे, काका हंसने लग गए और काका ने कहा पापा को, अरे बिल्कुल, अब आप महाराज से ये बोल के आए हैं कि दत्ता काका से जरूर मिलना है, तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे पापा को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो मैंने मेरे मन में कहा था कि मुझे दत्ता काका से मिलना है और उनके चरण स्पर्श करने हैं, तो ये दत्ता काका को बात कैसे मालूम चली? तब मेरे पापा को लगा कि दत्ता काका मतलब असाधारण व्यक्ति हैं, इनमें जरूर शक्ति है। तो तब पापा एकदम भर आए और मेरे पापा ने उनके चरणों में अपना सर रखा और उनसे आशीर्वाद लिए, और मेरे पापा ने उनको कुछ भेंट वस्तुएं लेके आए थे पापा उनके लिए, उनको दी। और फिर उसके बाद काका ने मेरे पापा को बुल्ढाना में अनुग्रह दिया 2000 में। तो इस तरह मेरे पापा की मुलाकात रही दत्ता काका के साथ। फिर पापा वापस सारणी आ गए अपने जॉब के लिए, उनका वो रूटीन काम चालू हो गया। उसके बाद जब मेरा उनसे पहला इंटरेक्शन हुआ, जब मैं उनसे पहली बार मिली, वो साल 2001 था। तब मेरे पापा ने मुझे बोला कि 2001 में, तब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, उन्होंने बोला कि बेटा हमें चलना है दत्ता काका से मिलने के लिए, क्योंकि पापा उनके बारे में काफी बातें करते थे घर में, और हमारे यहाँ सारणी में उपासना होती थी तो हम भी उपासना में जाते थे, लोगों के घर उपासना में जाना। फिर वहां पे मतलब क्या क्या होता है उपासना में, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, फिर राम का एक भजन, हम सब वहां बैठ के, हमें बहुत अच्छा लगता था। वहां जाते थे, जप करना, फिर वहां जाके प्रसाद वितरण करना, सबको पानी देना और प्रसाद देना सबको, फिर बड़ों को नमस्कार करना। तो हमें वहां पे फिर गजर होता था राम नाम का, तो हमें उपासना में जा जाके काफी अच्छा लगता था। तो हमें मालूम था कि अच्छा दत्ता काका से मिलना है, तो हम भी बहुत एक्साइटेड थे, मैं और मेरी बड़ी दीदी, कि हाँ हम बिल्कुल मिलेंगे दत्ता काका से। तो फिर उसके बाद 2001 में मैं उनसे मिली दत्ता काका से, और हम पहले शेगांव गए, सारणी से शेगांव गए, और शेगांव से फिर हम बुल्ढाना गए। और तब मुझे मालूम था कि हाँ दत्ता काका है, ये कि मेरे घर में उनका फोटो भी पापा ने, मतलब हमारे घर में उनका फोटो भी था जब पापा को अनुग्रह मिला उसके बाद। और पागे काका भी उनके बारे में काफी बातें करते थे, और राम नाम के बारे में प्रचार करना, उपासना करना, इन सब के बारे में। तो 2001 में मैं और मेरी दीदी, मतलब हम चारों, पापा मम्मी मैं और मेरी दीदी, हम उनसे मिलने बुल्ढाना गए। और हमारा एक पिक्चर भी है शेगांव में, मुझे भी याद है। हमारी तब मारुति कार होती थी पापा के पास, तब हमारा एक वहाँ पे एक फोटो है शेगांव में। उसके बाद फिर हम मिलने दत्ता काका से मिलने बुल्ढाना गए। तो हम जिस घर में गए तो वहाँ काफी सारे लोग थे, उपासना कर रहे थे, गजर कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर काका ने जब अनुग्रह दिया मुझे और मेरी दीदी को, हम दोनों मतलब वहाँ पे थे, और फिर काका सामने बैठे हुए थे और उनके सामने एक छोटा सा पार्ट रखा था, उस पर उन्होंने कहा कि अब आपको इसके ऊपर बैठ जाइए आप। फिर मैं बैठ गई उस पार्ट के ऊपर, और फिर काका बैठे हुए थे, मुझे भी याद है काका का वो स्माइलिंग चेहरा, और उनके माथे पे तिलक लगा हुआ था, और टोपी लगाई थी काका ने, और माला पहनी हुई थी, जैसे वो कुर्ता पजामा पहनते थे, मुझे भी याद है। तब काका ने मुझे आंखें बंद करके और बोला अपना सीधा हाथ आगे लाओ। फिर उन्होंने मेरे हाथ में अपनी माला रख दी, जो उन्होंने मुझे माला दी थी, और फिर मेरे कान में उन्होंने मुझे मंत्र बोला कि रुचिरा, आता तुला हे मंत्र करायचं है, आपको ये मंत्र करना है बेटा। मैंने कहा हाँ काका बिल्कुल मैं ये मंत्र करूंगी। और तब मुझे अनुग्रह मिला दत्ता काका से। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज चली गई। 12th के बाद मैंने BA किया। मैं 3 साल कॉलेज में रही, हॉस्टल में रही मैं 3 साल। और जब मैं हॉस्टल में थी तो तब भी मैंने दत्ता काका फोटो अपने रूम में रखा हुआ था, और वहां भी मैं, मतलब एक मन में था, मैं उनको मानती थी, राम नाम का जाप करती थी, और मुझे अंदर से लगता था कि नहीं, मुझे माला करनी चाहिए और काका जो बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए।
तो तभी से मुझे मन में अच्छा लगता था। और मैं अपनी जो मेरी हॉस्टल की रूममेट्स थी उनको भी दत्ता काका के बारे में बताती थी कि पता है हमने ऐसा गुरु, उन्होंने मुझे अनुग्रह दिया। मैंने उनको मंत्र नहीं बताया था, पर गुरु अनुग्रह दिया। और जो हमारे सारणी में उपासना वगैरह होती थी उन सब के बारे में मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती थी। तो मुझे अभी भी याद है कॉलेज में हॉस्टल में मैं उनका फोटो रूम में रख के और जप करती थी। फिर इस तरह करते करते 3 साल बीत गए। 2004 में मेरा बीए कंप्लीट हो गया। और फिर जब बीए कंप्लीट हो गया तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। चूंकि मुझे फाइन आर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, ड्राइंग फाइन आर्ट्स, तो मुझे एमए फाइन आर्ट्स में करना था। और मैंने अपना बीए ग्वालियर से किया, केआरजी कॉलेज से। और ग्वालियर में तब दत्ता काका आए हुए थे 2004 में। पटवर्धन काका के घर पे दत्ता काका आए हुए थे। और तब मेरे चाचा भी वहीं पे रहते थे, तो मैं उनके घर कभी कभी जाके स्टे करती थी। और फिर तब मैं 2004 में दत्ता काका से मिली, उनको नमस्कार किया और उन्होंने पूछा कि रुचिरा कशी आहेस आणि जब करतेच ना, जब करते हो ना बेटा। मैंने कहा काका मैं जब करती हूँ। फिर मैंने पूछा काका मैं आगे क्या करूँ, आप मुझे प्लीज़ गाइड कर सकते हैं क्या, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ एमए करने के लिए। तब काका ने कहा कि आप एमए इन इंग्लिश लिटरेचर करो। सो आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, आई वॉज लिटिल स्केर्ड एट दैट टाइम that how can I do MA in English literature, because in my childhood my English was not that good as a subject or as a language. So तब मुझे लगा कि अच्छा काका ने तो बोला है MA in English literature करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी वो मेरी गलती थी जो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने MA in Fine Arts किया। लेकिन वो 2 साल मेरे अच्छे गए, मैंने एंजॉय किया वो पढ़ाई, आर्ट्स, उससे पोर्ट्रेट्स बनाना, लैंडस्केपिंग करना, वो सब मैं करती थी। साथ साथ मेरा जो जॉब था वो भी करती थी। फिर इस तरह करते करते 2 साल बीत गए। हाँ, 2006 में फिर मेरा MA पूरा हो गया, MA फाइन आर्ट्स पूरा हो गया। फिर उसके बाद मुझे ये था कि 2006 में मुझे ना वनस्थली जाना था और आगे पढ़ा, मतलब फाइन आर्ट्स का ही मुझे आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे आगे वनस्थली जाना था। तब मैं काका से मिलने बुल्ढाना गई थी 2006 में, उनके घर गई थी मैं बुल्ढाना उनसे मिलने के लिए, मुझे अभी भी याद है। तब काका ने कहा था कि नहीं अभी आपने 2 साल किया ना MA इन फाइन आर्ट्स, अभी आप उसको आगे मत लेके जाओ फाइन आर्ट्स को, क्योंकि आजकल क्या हो गया, जमाना काफी कंप्यूटराइज्ड हो गया है। सब लोग कंप्यूटर के ऊपर पेंटिंग स्केच करना और ये सब ग्राफिक डिजाइन करना, ये सब ज्यादा मतलब मैक्सिमम लोग इसी को प्रेफर करते हैं। तो आप उससे अच्छा MBA करो। मुझे था कि मैं अब MA के बाद क्या करूं, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप MBA करो। तो मैंने कहा कि ठीक है काका, MBA में करूँगी, क्योंकि तब मैंने उनका कहना नहीं माना था 2004 में, तो मुझे लगा कि नहीं मैं MBA करूँगी। फिर 2006 में मैं उनके घर गई, तब उन्होंने मुझे अच्छी बुक्स भी पढ़ने को बोला था। उन्होंने मुझे कुछ बुक्स के नाम बताए थे कि आप ये बुक्स पढ़ो और MBA की तैयारी शुरू करो। तो MBA के पहले लाइक एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो उसकी मैंने तैयारी शुरू की थी। और उन्होंने मुझे कुछ बुक्स बताई थी, उनका नाम था लाइक किरण बेदी की आई डेयर और अब्दुल कलाम जी की इग्नाइटेड माइंड्स। तो और कहा था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आप चालू करो। तो मैंने कहा हाँ काका ठीक है। और उन्होंने मेरे पापा को ये भी कहा था कि अभी आप इसको अपनी बेटी को, तब 2006 की बात है, कि अपनी बेटी को कहीं दूर नहीं भेजना अपने से, जब तक इसकी शादी नहीं होती इसको कहीं दूर नहीं भेजना, अपने पास ही रखना सारणी में घर पे। तो फिर पापा ने कहा ठीक है, मैं इसको और कहीं नहीं भेजूंगा कहीं पढ़ने के लिए, वो क्योंकि चूंकि वो इग्नू से था, उन्होंने कहा था इग्नू से करना है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहां से MBA करना, तो वो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बस जाके सिर्फ एग्जाम देनी होती है, तो वो आप करिए। तब मैंने उसका फॉर्म भरा था MBA का 2006 में। फिर मैंने उसकी एंट्रेंस एग्जाम दी थी
और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं भोपाल गई थी। वहाँ जाके मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, वो मैंने क्लियर की। उसके बाद मैंने अपना कंटिन्यू कोर्स पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बुक्स सारी घर में आ गई थी, चूँकि वो ओपन, इट वाज एन ओपन यूनिवर्सिटी और मेरा ऑनलाइन था सब कुछ। तो फिर मैंने घर में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और 2006 की और एक बात है कि 2006 में मेरी मम्मी ने पूछा था दत्ता काका से कि अभी इसका MA पूरा हो गया है, तो जनरल मम्मी ने पूछा था कि अभी इसकी शादी कब होगी और कैसे, जैसे हर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों की शादी कब होगी। तो काका ने कहा था अभी रुकिए आप, अभी तो है 2-3 साल है, अभी आप रुकिए और इसको बहुत अच्छा गायत्री परिवार मिलेगा, उसकी आप चिंता मत करिए। तो मम्मी ने कहा था अच्छा ठीक है। फिर ऐसा बोल के मम्मी ने जय श्री राम बोल के फिर मम्मी ने बोला कि धन्यवाद काका, और तभी कहा था कि इसको बहुत अच्छा गायत्री परिवार मिलेगा, उसकी आप चिंता मत करिए। ऐसे करते करते मेरा ऑनलाइन इग्नू से MBA करना मैंने शुरू कर दिया। फिर 2008 में इसमें मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ जी, नहीं। उसके बाद 2008 में मेरी शादी तय हुई 2008 में। और 2008 में मेरी शादी के पहले मुझे ये था कि मुझे दत्ता काका फोटो अपने साथ ससुराल लेके जाना है, एक अच्छा सा फोटो महाराज का, गोंदवलेकर महाराज का और दत्ता काका का। फिर मैं इंदौर में मेरी कुछ शादी की शॉपिंग करने में गई थी, तब मैंने वहाँ पे काका का और दत्ता काका का और महाराज का फोटो एक मैंने फ्रेम करवाया था। तो वो मेरे लिए नया घर था एकदम ससुराल में। और मुझे वहाँ जाके भी गायत्री परिवार, और जब मुझे पता चला कि शादी के बाद मेरे ससुराल में सब गायत्री परिवार ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे तब दत्ता काका ने ऐसा कहा था और ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्योंकि मेरे परिवार में मेरे ससुराल में सभी लोग गायत्री परिवार का जाप करना और ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये सारी साधना करते हैं घर में सभी लोग। और फिर मैंने मेरे काका का फोटो, दत्ता काका का फोटो, महाराज का फोटो अपने घर के देवघर में रखा और मैं वहाँ पे भी जप करती थी उनका। और मुझे एक ये था कि मेरी जिस भी घर में शादी हो उसमें मुझे जेठानी या देवरानी हो। मुझे था शुरू से था कि एक जेठानी या देवरानी घर में होनी चाहिए, जो हम एक साथ रहें, ताकि मैं उससे बातें हैं शेयर करनी है, मस्ती है, मजाक है। तो मुझे था कि मुझे एक देवरानी जेठानी तो होनी ही चाहिए। तो मुझे भगवान की कृपा से मुझे बहुत प्यारी जेठानी मिली उस घर में, बहुत स्वीट है वो। तो लेकिन हम दोनों का कभी भी ऐसे झगड़ा हो रहा है, झगड़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अदरवाइज होता है कि देवरानी जेठानी में झगड़े होते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कभी भी नहीं था। थोड़ा बहुत था रूठना मनाना, वो तो नॉर्मल बहनों में भी होता है लेकिन हमारा रिलेशन शुरुआत से ही हमेशा बहुत प्यारा रहा और मस्ती मजाक करना और ये सब बहुत ही बहुत स्वीट है वो। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके जुड़वा भाई हैं, उनका नाम मैत्रेय करंदीकर और जेठानी का नाम सुरभि करंदीकर, और मम्मी का शैलजा करंदीकर और पापा का लक्ष्मण करंदीकर। मेरे ससुराल की फैमिली के बारे में बताया मैंने अभी आपको, सभी बहुत स्वीट हैं और इनके जुड़वा भाई हैं। तो इस तरह से मैं और सुरभि फिर हम दोनों मिले और वो जॉब पे जाती थी और मैं उसको सुबह सुबह टिफिन बना के दिया करती थी और उसको भी मैंने दत्ता काका के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि सुरभि दत्ता काका है, उनसे मैंने उपासना ली। तो उसको भी काफ़ी क्यूरोसिटी थी मिलने की कि यार रुचिरा मुझे भी मिलना है दत्ता काका से, अभी तुमने इतना बताया उनके बारे में, क्या मैं मिल सकती हूँ उनसे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, ज़रूर मिल सकते हैं। तो इस तरह करते करते 2008 में मेरी शादी हुई और 2010 में मुझे और सुरभि को उनसे दोबारा मिलने का अवसर मिला। 2010 में हम कैसे मिले, मेरा ससुराल जो है वो फरीदाबाद नाम की जगह है, वहाँ पे है, दिल्ली के पास है फरीदाबाद।
तो लेकिन तब मतलब मेरे फादर इन लॉ वो किसी काम से हैदराबाद गए थे, तो वहाँ पे भी हैदराबाद में भी वो वहाँ पे उन्होंने स्टे किया था कई साल। तो तब हम हैदराबाद गए थे किसी काम से, सॉरी हम हैदराबाद दिवाली के लिए गए थे तब उस साल। दिवाली हमने वहाँ पे सेलिब्रेट की, हम सब ने उस घर में, मतलब मैं, सुरभि, आई, बाबा, मैत्रेय, हम सब ने वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट की। और फिर मेरे पापा का फोन आया दिवाली वाले दिन की, रुचिरा दत्ता काका आए हुए हैं नोएडा में, तो तुम्हें मिलने जाना है। मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल, मुझे जाना है उनसे मिलने, क्योंकि नोएडा जो दिल्ली है उसमें नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद वो एनसीआर रीजन में आता है, तो वो पास में ही था दिल्ली से। तो मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल। तो दिवाली वाले दिन मुझे फोन आया मेरे पापा का कि रुचिरा दत्ता काका नोएडा में हैं, तो आप उनसे मिल सकते हो। मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल। उसके बाद हम दिवाली करने हैदराबाद गए थे, और फिर दिवाली करने के बाद हम हैदराबाद से दिल्ली आए, और मैं और सुरभि हम दोनों टैक्सी करके डायरेक्ट दिल्ली से नोएडा चले गए उनसे मिलने के लिए। और जब हम उनसे मिले तो सुरभि बहुत एक्साइटेड थी, हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे कि अरे वाह सुरभि तू मिलने वाली दत्ता काका से, और सुरभि भी हाँ रुचा तू भी कितने सालों बाद मिलेगी दत्ता काका से। तब हम उनसे मिलने गए। तो जब हम गए उनके घर, तो जिनके घर में काका रुके हुए थे, और काका बाहर सैर कर रहे थे घास पे, उनके गार्डन में सैर कर रहे थे। तो काका ने बोला कि अरे वाह मैं आप दोनों की राह देख रहा था। तो हमें इतना सरप्राइज लगा कि अरे दत्ता काका हमारी राह देख रहे थे ऐसे। और फिर हम अंदर गए, हम दत्ता काका वहाँ आराम से बैठे। फिर हमने उनके लिए कुछ भेंट वस्तु लाई थी हैदराबाद से, हम उनके लिए शर्ट लेके गए थे, मिठाई लेके गए थे, और नारियल माला ये सब लेके गए थे। फिर मैं और सुरभि बैठे उनके सामने, उनको नमस्कार किया। और फिर तब काका हम दोनों को सिर्फ देख रहे थे, और फिर सुरभि की तरफ देखा। सुरभि को देख के बोले मेरी जेठानी कि तुम्हारा जन्म सोमवती अमावस्या का है ना। तो उसको इतना आश्चर्य लगा कि क्योंकि उसका जन्म सच में सोमवती अमावस्या का है, 4 मई 1981 का जन्म है उसका। तो वो इतने शॉक हो गई सुरभि की, अरे इनको कैसे पता कि मेरा जन्म सोमवती अमावस्या का है। और मुझे देख के बोले कि तुम्हारा जन्म पूर्णिमा का है। मैंने कहा मेरा जन्म भी 22 सितंबर 1983 पूर्णिमा का है। तो हम दोनों एक दूसरे को देखने लग गए कि काका ने ऐसे कैसे मतलब पहचान लिया, या उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला कि आप ना सुरभि को देख के बोले कि बेटा आप 5 सोमवार के उपास करो, और रुचिरा तू 5 पूर्णिमा के उपास कर। तब मैंने कहा हाँ काका ठीक है बिल्कुल करेंगे। और फिर पूछा उन्होंने कि आप दोनों लड़ते तो नहीं हो ना। मैंने कहा नहीं काका हम बहुत प्यार से रहते हैं, लड़ते नहीं है। तब काका ने कहा कि आपको पता है क्या आप दोनों पिछले जन्म की बहनें हो। तो वी वर लाइक कि अच्छा। तो काका बोले कि हाँ अभी आप पिछले जन्म की बहनें, लेकिन इस जन्म में आपको भगवान ने एक घर में भेजा है 2 बहनें बन के। तो हम बहुत शौक हो गए कि काका ने कैसे पहचान लिया, और उनको, और उसका जन्म सच में अमावस्या का है, मेरा पूर्णिमा का है। और फिर बोला कि 5 उपास करने हैं तुम दोनों को। हमने फिर उपास किए। और फिर तब काका ने मुझे पूछा था, नहीं तब मैंने काका से पूछा था, कि काका अभी ना स्वीट बेबी नहीं है। तो काका बोले कि अभी रुको, अभी टाइम है, अभी बेबी आने में टाइम है, तो उसकी आप चिंता मत करो। और फिर ऐसा बोल के काका ने ये कहा था कि अब झगड़ना नहीं है, आपको अपनी बहनों की तरह रहना है, लाइक अ रियल सिस्टर। तो हम दोनों मतलब शुरुआत से ही रियल सिस्टर की तरह ही रहते थे, और उनके बोलने के बाद तो और ही तो ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा मेरा और सुरभि का और दत्ता काका के साथ। और फिर उसके बाद दत्ता काका उसी दिन, उनकी शाम को ट्रेन थी झांसी से, वो नोएडा से झांसी गए। तो मेरे पापा उनको लेने स्टेशन पे, तब मेरे पापा भी झांसी गए हुए थे, और स्टेशन पे मेरे पापा थे उनका स्वागत करने के लिए। तो काका ने बोला कि दाते साहब आपकी बिटिया को जो चाहिए था वो मैं उसको दे के आया हूँ, लेकिन एक बस आपको एक ध्यान रखना है
एक को लड़का होगा और एक को लड़की होगी, बेटा एक बेटी। पापा ने कहा अच्छा ठीक है। और फिर उसके 2010 में मैं उनसे मिली और 2012 में सुरभि का जब टाइम आया तो उसको बेटा हुआ। तब मेरे पापा ने कि अच्छा सुरभि को बेटा हुआ तो पक्का रुचना को बेटी ही होगी। और फिर मुझे 2012 में 20 नवंबर को बेटी का जन्म हुआ मेरे घर में, और 20 सितंबर 2012 को सुरभि को बेटे का मतलब सुरभि ने बेटे को जन्म दिया। और वो दोनों मतलब जुड़वा, दोनों का तारीख एक ही है। और मतलब बहुत ही आश्चर्य था वो कि दोनों का जन्म सेम तारीख है और 2 महीने का अंतर है, और दोनों दिखते भी लगभग सेम ही है। मतलब कोई भी कहेगा कि हाँ ये इसकी बहन है गम्या, उसका नाम गम्या है बेटी का नाम, और सुरभि की बेटी का नाम तेजोमय है। तो तेजोमय गम्या दे लुक लाइक रियल ब्रदर सिस्टर, जुड़वा दिखते हैं दोनों। तो काका की ये भी बहुत अच्छी याद है मेरे पास कि काका, मेरा और सुरभि का इंटरेक्शन काका के साथ हुआ था। वो भी बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन था काका के साथ। और एक बात है कि जब मेरी शादी हुई 2008 में, तब गुरुजी मतलब मेरी सासू माँ के गुरु वो हैदराबाद में आए, और वो भी काफ़ी गुरु तत्व एक ही होता है, वो भी गुरु बन के मतलब गुरु ही हैं, गुरु मेरे घर पे आए थे। और तब मैंने उनका आशीर्वाद दिया था, और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ऐसा उन्होंने मुझे तब कहा था। उनका नाम गुरुजी पट्टाभिराम है। तो मुझे लगा कि तब मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया, मैंने उसको बताया कि पता है दीदी मेरे घर में अभी गुरुजी आए हैं, मेरी सासू माँ के गुरुजी पट्टाभिराम। तो उसने यही कहा कि अरे वाह बहुत लकी हो, दत्ता काका हैं, गुरुजी भी हैं, गुरुजी पट्टाभिराम, तुम तो बहुत लकी हो, 2 गुरुओं का साथ है। और मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और तब गुरुजी ने भी यही कहा था 2010 की बात है, वो प्रोग्राम करने के लिए हैदराबाद आए थे मेरे ससुराल में। और तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने भी यही कहा था कि इनको आपके घर में ट्विंस होंगे लेकिन वो अलग अलग वूम से होंगे। तो फिर तब उनकी भी बात मतलब गुरुजी और दत्ता काका दोनों की बात सच हो गई, और हमारे घर में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ ऐसे। और गुरुजी भी बहुत अच्छी बातें बताते थे दत्ता काका की तरह। और दत्ता काका के बारे में मेरी और भी कई अच्छी यादें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। हाँ, उसके बाद एक मैं भूल गई आपको बताना, 2008 में जब मेरी शादी हुई तो मैं मेरे हस्बैंड को भी, मुझे था कि मेरे हस्बैंड को भी मिलना चाहिए दत्ता काका से। और फिर हम शादी के बाद हम हैदराबाद चले गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब हैदराबाद में था। हैदराबाद से पहले हम बस से शिरडी गए, पहले हम पूना गए, पूना से शिरडी गए, फिर शिरडी से हम बुल्ढाना गए। और फिर मेरे हस्बैंड की मुलाकात दत्ता काका से बुल्ढाना में हुई। और मैं बहुत खुश थी कि हाँ मेरे हस्बैंड की भी एक मुलाकात हो जाए दत्ता काका से। और तब मिले, मुझे अभी भी याद है, हम सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे में गए थे, हम काका सामने बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड ने उनके पैर छुए और फिर काका ने आशीर्वाद दिया, पूछा कि आप कहाँ जॉब करते हैं, और म्हणजे आशीर्वाद दिया मेरे हस्बैंड को मुझे, और बोला कि खुश रहो, हमेशा तरक्की करो, ऐसा उन्होंने मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद दिया। तो मेरे हस्बैंड भी मिल चुके हैं दत्ता काका से, बुल्ढाना में पहली बार मिले बुल्ढाना में। और दत्ता काका की इसमें मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा हुआ है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ आप सभी को बताना। और गुरुजी मतलब दत्ता काका हमेशा यही बोलते थे कि एक बार मैं उनसे हाँ मैंने बताया आपको कि जब मैं 2006 में जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे कहा था कि MBA करना है। मैंने कहा हाँ काका। तब काका ने मुझे एक बात कही थी कि गुरु पे हमेशा विश्वास होना चाहिए, जो गुरु बोले आपको वही करना है,
ट्रस्ट होना चाहिए गुरु के ऊपर। मैंने कहा हाँ काका, गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और तब से मैंने उनकी बात मान ली और फिर करते करते मैं जप करने लग गई। और मतलब मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि जब हम लोग यहाँ आए, अमेरिका में आए, तो हम लोग 1 साल तक टाउन हाउस में रहते थे। यहाँ पे टाउन हाउसेज होते हैं और इंडिपेंडेंट हाउसेज भी होते हैं। तो हमें था कि हमारा अपना घर हो यहाँ पे। तो मतलब क्योंकि हम यहाँ पे गुरुजी की भी उपासना, मतलब गुरुजी के जो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी पट्टाभिराम, साधना करते हैं उनकी दी हुई, और काका का भी मंत्र करते हैं जो काका ने कहा था। तो इस करते करते हम काफ़ी ढूंढते थे, फिर फाइनली यहाँ पे हमें बहुत अच्छा घर मिला। लेकिन ये हाउस रेंटेड है, लेकिन घर बहुत प्यारा है। और फिर यहाँ मैंने शादी के पहले फ़ोटो फ्रेम की थी दत्ता काका की, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक फ़ोटो फ्रेम मैंने काका की भी यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया है। तो ऐसा लगता है सचमुच कि काका यहीं पे हैं, काका की उपस्थिति है। और काका सपने में आके भी मुझे गाइड करते हैं। मतलब जब मैं MBA करती थी, जब मैंने अगर मान लो मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, तो सपने में आके मुझे पूछते थे पढ़ाई हो गई, एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, कल एग्ज़ाम में रुच रहा है तुम्हारी, तैयारी हो गई। तो वो मुझे इंस्पायर करते थे, सपने में आके भी मुझे रास्ता दिखाते थे। और तो दत्ता काका की बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं मेरे पास। जब मैं शुरू में कॉलेज में गई, मैंने कैसे उनसे दीक्षा ली। फिर मैं 2004 में मेरे BA के बाद उन्होंने मुझे बोला कि गो फॉर इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि 2006 में कि गो फॉर MBA, और बोला कि गायत्री परिवार आपको बहुत अच्छा गायत्री परिवार मिलेगा, मेरी मम्मी को बोला। और मुझे बहुत अच्छी किताबें पढ़ने को बताई उन्होंने, बोला कि इंग्लिश इम्प्रूव करो। हाँ, एक बात ही उन्होंने मुझे कहा था कि इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। व्हेन आई वाज इन 2006, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय MBA एंट्रेंस एग्जाम, तब उन्होंने मुझे कहा था कि मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विथ योर फादर। तब मैंने इंग्लिश पेपर पढ़ना क्योंकि शुरू किया था, और इस तरह मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। फिर फिर मुलाकात हुई 2010 में, हमें और सुर भी मिले। और फिर मुझे बहुत प्यारी बेटी का जन्म हुआ मेरे घर में, गम्या का। और इस तरह करते करते दत्ता काका की बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें बनती गई। तो दत्ता काका का ऐसा है कि वो मेरे जीवन में, आप बोलेंगे कि मैं उनको वॉज नहीं बोलती कि वो अभी भी है, मुझे लगता है ही इज़ गाइडिंग लाइट ऑफ आवर लाइफ एंड ही ऑलवेज इंस्पायर्स। और आपको मतलब कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद था काका को। उन्हें डिसिप्लिन में जीवन, ही लाइक डिसिप्लिन, एंड यू शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल। आपको हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, डिसिप्लिन वे में आपका लाइफ आपको you should live your life in a very disciplined way. You should be presentable and you should look smart. And उनको टिप टॉप रहना बहुत अच्छा लगता था काका को। और सुबह शाम उनको ये था कि नहीं, शाम को दिया लगा के आपको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, जो हम बोलते हैं शुभम करोति कल्याणम, सुबह उठ के वक्रतुंड महाकाय, ये सब आपको बोलना चाहिए, ताकि इससे अच्छे संस्कार भी पड़ते हैं, बच्चों के ऊपर भी अच्छे संस्कार होते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया और अभी भी मुझे गाइड करते हैं सपनों में आके। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने गुरु को हमेशा याद करें। और एक काका की मुझे और एक बात याद है कि एक बार मुझे पीठ में काफ़ी पेन हो गया था, मेरे बैक में, मेरे नीचे लोअर बैक में। तो आई थिंक 2010 की बात है, हाँ, जब मैं उनसे मिलने गई मैं उस वक्त भी। तो मैंने कहा था काका मुझे ना बैक में बहुत पेन हो रहा है, टेल बोन में, मेरी लोअर बैक में। तो काका ने कहा था कि पेन है ना लोअर बैक में, तो उसको सॉल्व करो, उस पर काम करना चालू करो। तो मैंने कहा कि हाँ काका,
तो तब काका ने कहा था कि नहीं, हाँ नहीं, अब करना है उसके ऊपर काम प्रॉपर। अगर आपको वहाँ पेन हो रहा है, ये कि क्या होता है अदरवाइज आपका फोकस कहीं और नहीं लगेगा, आपका ध्यान आपके कामों में नहीं लगेगा। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, तो पहले उसको सॉल्व करो, धीरे धीरे करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करो, उसको सॉल्व करो 100%। तो ये काका ने मुझे अच्छी बात बताई थी कि नहीं, अगर वैसा है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो उस पर काम करना शुरू करो अभी से। जो भी है, एक्सरसाइज है, वॉक है, ईटिंग हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, जो भी है उसको इन अ डिसिप्लिन वे आप लीड करो। एक ना एक दिन तो होगा जब आपका बैक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो तब काका ने मुझे कहा था कि आप टेंशन में आ जाते हो, तो टेंशन में नहीं आना है और अपने काम को अच्छी तरह से करना है और अपनी लाइफस्टाइल, अपना फोकस, अपना गोल एक उसको निर्धारित करके उस पर अच्छे से काम करना है और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में जीना है। और साथ में साधना तो करनी ही है आपको रोज। तब काका ने मुझे कहा था कि डेली आप खाना खाते हो, उसके बिना तो आपको कैसा लगेगा ना, बिना आप रोज तो उपास नहीं कर सकते। डेली आप खाना खाते हैं, आपको प्यास लगती है, आप चाय पीते हैं, तो वैसे ही आपको डेली साधना करनी जरूरी है, साधना करनी ही चाहिए। साधना करने से आपको शक्ति मिलती है, राम नाम लेने से आपको शक्ति मिलती है, आपको सही राह मिलती है राम नाम लेने से, और आपका जीवन जीने का नजरिया बदल जाता है जब आप ये रोज अपने जीवन में अच्छी आदतें लेके आते हैं। तो दत्ता काका ने मुझे ये सब कहा था जब मैं उनसे 2010 में मिली थी कि साधना तो करनी ही है आपको, रोज साधना रोज करनी है और अपनी चॉइसेस को कम करिए कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तब काका ने कहा था कि अपनी चॉइसेस को लिमिटेड कर दो, तब आपका ध्यान राम नाम के ऊपर ज्यादा होगा। चॉइसेस बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बहुत सारे क्लोथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यूटेंसिल्स हैं, बहुत सारे क्लोथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो उनको चॉइसेस को लिमिट कर दो। सो आपका जो फोकस रहेगा वो आपके मंत्र पे रहेगा, आपकी साधना पे रहेगा, या जो आपका गोल है उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा, रादर देन यू कीप। आप अपने घरों में चीजों का संग्रह करते रहते हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है, उसको लिमिटेड कर दीजिए, उसको चॉइसेस कम कर दीजिए। वो ये नहीं कहते थे मुझे कि बहुत कुछ होना चाहिए, जितना जरूरी है उतना तो होना ही चाहिए। तब ऐसा उन्होंने मुझे कहा था कि जो फोकस है उस पर आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए, वो आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो इस तरह से दत्ता काका की बहुत अच्छी यादें हैं मेरे पास। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अंत में यही कहूँगी कि जो गुरु कहते हैं उनके बातों को मानिए और विश्वास होना चाहिए। जो आपको गुरु बोले उस पर विश्वास ज़रूर होना चाहिए और ध्यान करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। आपको आपके गुरु हमेशा अच्छी राह दिखाएंगे। जय श्री राम, जय गणेश, जय गणेश। अप्रतिम, खूप छान हिंदी भाषेमध्ये काकांचे विचार आज आपल्याला रुचिराताई यांच्याकडून ऐकायला मिळाले आणि आपल्याला माहितच आहे की काकांनी आपल्या सगळ्यांवर खूप प्रेम केलेलं आहे। काकांचे विचार जर आपण आत्मसात केले तर आपले जीवन आनंदी हे निश्चितच होणार आहे। कारण काकांचं वाक्यच आहे की बी हॅपी अँड टेक नाम। सो आजच्या या अनुभव कथन मालिकेतील तिसऱ्या भागामध्ये आपण काकांचे विचार ऐकले। काकांच्या प्रेरणेने आपण साता समुद्रापार दत्ता काका यांचे विचार हा कार्यक्रम सुरू केला आणि आजचा त्याचा तिसरा भाग सगळ्यांनी आपण ऐकला। त्याबद्दल मी सगळ्यांचे खूप मनापासून आभार मानते आणि कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या वक्त्यांचे सुद्धा मी खूप आभार मानते। या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून काकांच्या विचारांची उजळणी तर होतेच आहे, परंतु काकांचा जो मूळ उद्देश आहे लोकसंग्रह तो सुद्धा आपला या ठिकाणी सफल होतो आहे। नवीन नवीन लोकांशी आपले ओळखी होत आहे आणि त्यांच्याकडून कनेक्ट होऊन काकांचे विचार आपल्याला ऐकायला मिळतात। त्याबद्दल सौ कल्पना काकू देशपांडे, गायत्री काकू कुलकर्णी यांचे सुद्धा मी आभार मानते, कारण त्यांच्याच संकल्पनेतून साता समुद्रापार दत्ता काका यांचे विचार हा कार्यक्रम आपण घेतला आहे। त्याबद्दल मी काकूंचे सुद्धा मनापासून आभार मानते आणि आपण आता इथेच थांबूयात। हा कार्यक्रम इथेच संपला असे मी जाहीर करते। तोपर्यंत काका म्हणतात तसं बी हॅपी अँड टेक नाम। श्रीराम जय राम, जय जय राम।
तुझ्या पाऊली शिर माझे असावे, उचलून तू मजसे हृदयी धरावे. शिरी ठेव तव हात याले कुराच्या, दत्ताई चरणी वाटा सुखाच्या. श्रीराम. धन्यवाद.